नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया मंच पर आज हम बात करेंगे वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है उस पर। आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों इसे अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। किस पक्ष की जीत है, क्या ये कहता है, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहला आप ये बात समझ लीजिए कि अगर मुस्लिम पक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है तो वह सिर्फ ये इंडिकेट करना चाहता है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट हमारी राय पर आगे बढ़ी है। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए थे कि वो एक इंटरिम आदेश जारी करना चाहता है, लेकिन इसके ऊपर जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे आप जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला मुद्दा डीनोटिफाई करने के बारे में था, दूसरा वक्फ परिषद के और वक्फ बोर्ड के अंदर नियुक्ति करने उसके बारे में था, और तीसरा वक्फ बाय यूजर के नाम से जो प्रॉपर्टी नोटिफाई हुई है या जिनका बहुत लंबे समय से एक लॉन्गर कैरेक्टर है जिसमें धार्मिक कामकाज या मजहबी कामकाज हो रहे हैं, उन संपत्तियों का क्या किया जाए, इस पर एक इंटरिम आदेश पास करने का मन सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। अब मुझे आश्चर्य लगता है एक पत्रकार के तौर पर कि जिस बारे में आपने सुना ही नहीं, सिर्फ याचिकाओं के आधार पर ये कैसे तय कर लिया कि आप इसके बारे में इंटरिम आदेश पास करना चाहते हैं। क्या मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहा हूं? मैं सुप्रीम कोर्ट की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूं। और मेरी राय ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है पहले सरकार की पक्ष भी सुनना चाहिए, उन लोगों का भी पक्ष सुनना चाहिए जिन्होंने 100 से ज़्यादा रिट पिटीशन दी हैं। वैसे इस मामले पर चल रही दुकानदारियों को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे रोका है इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको ये साफ कर दूं कि कल की इस कोशिश के बाद भी आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पूरे के पूरे कानून पर कोई स्टे दिया है? नहीं दिया, कोई स्टे नहीं दिया है। यानी कानून जो सुप्रीम को जो संसद से पास हुआ है वो क्या अभी वैसा का वैसा अमल में है? जी हां, बिल्कुल वैसा ही अमल में है। और इसका क्या मतलब है? जो सुप्रीम कोर्ट ने आज दो ऑपरेटिव पार्ट बताए हैं। पहला ये कि जो संपत्तियां वक्फ बाय यूजर के हिसाब से मजहबी कैरेक्टर में नोटिफाई हैं और जो संपत्तियां और अन्य कारणों से जो 400 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है और जो बड़ी पुरानी संपत्तियां हैं, उनको डीनोटिफाई करने की कोई कोशिश नहीं होगी जब तक सरकार अपना रिप्लाई नहीं फाइल कर देती है। सरकार ने कहा इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना सरकार ने कोशिश की है क्योंकि 15 दिन हो चुके हैं, ये पूरा का पूरा मामला सामने आ चुका है, लेकिन सरकार ने इस दिशा के अंदर फिलहाल कोई प्रयास नहीं किए हैं। और वैसे भी सरकार ये साफ करती रही है। मुझे पता नहीं कि क्या कह रहे हैं ये तमाम लोग और किस बिना पर कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, जो है हमारी जो कब्रिस्तान है वो छीन लिए जाएंगे। मस्जिदें तो ठीक है, लेकिन कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा इमोशनल इशू हो जाता है कि आखिरकार हमें दफनाया कहाँ जाएगा। तो ऐसी तमाम गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। लेकिन क्या ऐसा होने वाला है? मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। क्या ऐसे हालात बन जाएंगे कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी मुसलमानों की? मुझे ये भी नहीं लगता। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि ये कानून रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में लागू नहीं है। यानी अब से पहले जिन संपत्तियों को नोटिफाई किया जा चुका है वक्फ के नाम पे या जिनका रिलीजियस कैरेक्टर, जैसे हम जामा मस्जिद की बात करें, उसका रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो साफ तौर पर दर्शाया गया है, प्रदर्शित है। और सब जानते हैं कि जामा मस्जिद में और कोई काम नहीं होता, यहाँ पर नमाज होती है, ईद की नमाज भी होती है, जुम्मे की नमाज भी होती है, रोजाना 5 वक्त की नमाज होती है। तो क्या उसका जो बेसिक कैरेक्टर है इसको बदला जाएगा? मुझे नहीं लगता। कानून भी ये नहीं कहता, क्योंकि कानून रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के अंदर बात नहीं करता। तो आज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्या मायने हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बस 3 बातें कही हैं और 3 बातों पर सरकार ने उसे ये एश्योरेंस दिया है या ये उसने बताया है सरकार को। एश्योरेंस को आप क्या कहेंगे? एश्योरेंस को यही कहेंगे ना आपने कि सरकार ने इस बात को माना है या इस बात की सहमति दी है। एश्योरेंस को हम कहेंगे इस बात की सहमति दी है। सबसे पहला कि वक्फ बाय यूजर से जो संपत्तियां नोटिफाई हैं और जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, या किसी अन्य तरह से जो रजिस्टर्ड वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उनको भी डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। क्या सरकार की ऐसा करने की कोई मंशा है? जितना कानून मैं समझ पाया हूं उसके हिसाब से सरकार की ऐसा करने की कोई मंशा नहीं है। तो क्या सरकार ने इस पर सहमति दी है? जी हाँ, बिल्कुल सहमति दी है। और सरकार क्या ऐसा करने वाली है? सरकार ने कहा है कि जब तक
उनका एफिडेविट यानी उनका जवाब इन तमाम आपत्तियों पर दाखिल नहीं हो जाता, जो जो आपत्तियां इस पिटीशन के जरिए उठाई गई हैं। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट हुआ था सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीजेआई के बीच में, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके मेन पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो तीसरी बात उन्होंने कही है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में फिलहाल कोई नियुक्ति नहीं होगी और सरकार ने इस बात पर भी अपनी सहमति दे दी है। अब ये जो 3 पॉइंट है उसको मुस्लिम पक्ष अपनी जीत बता रहा है और हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि मांगा क्या गया था, मांगा तो ये गया था कि आउटराइटली स्टे दे दिया जाए इस पूरे कानून पर, यानी इस कानून पर रोक लगा दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या रोक लगाई है? रोक नहीं लगाई है। कुछ मांगों पर एश्योरेंस मांगे गए हैं, वो एश्योरेंस सरकार ने अभी दे दिए हैं, यानी 5 मई से जब इस पर अगली सुनवाई होगी तो ये मामला पूरा खुला हुआ है। वैसे मेरा मानना है कि किसी भी मुद्दे पर व्यक्ति को खुश हो लेना चाहिए। तो अगर हिंदू पक्ष भी इस पर खुश हो रहा है तो अच्छी बात है, मुस्लिम पक्ष भी इस पर खुश हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर किसी भी तरह का स्टे नहीं दिया है, क्योंकि तमाम पिटीशन वो यही कह रही थी कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए या सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर पूरी तरह रोक लगा दे। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज क्या क्या हुआ है, किन चीज़ों पर आदेश पास करने की कल इंटेंट दिखाई गई थी, लेकिन सरकार ने अंतरिम आदेश प्राप्त करने से पहले या अंतरिम आदेश होने से पहले उन चीज़ों को रोक करके उन पर अपनी सहमति दे दी है। और जो बड़े माइन्यूट से पॉइंट है, क्या इससे वक्फ के इम्प्लीमेंटेशन या जो कानून का बेसिक कैरेक्टर है उसमें किसी तरह का चेंज आएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को सरकार नहीं करेगी डी नोटिफाई। अब इसमें वक्फ बाय डीड क्या है? वक्फ बाय डीड वो संपत्ति है जिसमें आपने वक्फ की है संपत्ति और संपत्ति को वक्फ करवाने के बाद डीड के साथ उसको रजिस्टर करा लिया गया है। तो ऐसी संपत्तियों को तो वैसे भी डी नोटिफाई होने का सवाल ही नहीं है। तो सरकार ने जो ये सहमति दी है वो सहमति क्या कहती है? वो यही कहती है और सरकार अपने पुराने स्टैंड पर यहां पर भी कायम है। और जो दूसरा उन्होंने कहा गया है वक्फ बाय यूजर, अब आपको मैं समझा दूं वक्फ बाय यूजर क्या है। मान लीजिए मैं एक मुस्लिम व्यक्ति हूं, मैं इस घर का इस्तेमाल रोज नमाज के लिए करता हूं और एक दिन मैं जाता हूं और कहता हूं वैसे मेरा घर है साहब, इसके लिए आप ज़्यादा वो मत सोचेगा, ये मेरा घर है, मजाक में आपको बोल रहा हूँ और मैं इस पर नमाज़ पढ़ता हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं इस संपत्ति को पूरी तरह से वक्फ कर देता हूँ, यानी ये संपत्ति अल्लाह की हो गई। तो क्या ऐसी संपत्तियाँ जो वक्फ बाय यूज़र के हिसाब से अल्लाह की हो चुकी हैं, वक्फ हो चुकी हैं, जो बाकायदा नोटिफाई हो चुकी हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है, ऐसी संपत्तियों का क्या होगा? ऐसी संपत्तियों को भी डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। सिर्फ वही संपत्ति आने वाले समय, मैंने कहा ना कि ये कानून रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं है, तो उन्हीं संपत्तियों पर आने वाले समय में कलेक्टर क्या या अदालती चाबुक चल सकता है जिन संपत्तियों की प्रॉपर रजिस्ट्री नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है? अगली सुनवाई तक वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डीड संपत्तियों को वक्फ से अलग नहीं किया जाएगा। इसी बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि दूसरा पॉइंट है। अगली सुनवाई तक वक्फ परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। वैसे भी सरकार का कहना था कि वक्फ बोर्ड जो बने हुए हैं वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और उसके बाद कोई नई नियुक्ति की जाएगी। सीजेआई ने सभी वकीलों से कहा है कि आप लोग मुख्य 5 आपत्तियों को एक सूची में लाए। उनका कहना है 100 से ज्यादा पिटीशन है, इतनी ज्यादा पिटीशन हम नहीं सुन सकते। ऐसे में 5 जो है पिटीशन, उसमें आप डिसाइड कर लीजिए कि किन किन पॉइंट्स को आप चैलेंज कर रहे हैं, उनको पॉइंट वाइज ले आइए। हम 5 से ज़्यादा पिटीशंस को नहीं सुनेंगे। इससे किन के दिलों में चोट लगी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें क्या क्या नाम है और कौन कौन से नामों ने इस पिटीशन को, इस कानून को चैलेंज किया है, जिनमें सबकी अपनी अपनी दुकानदारी हैं, वो नाम भी बताऊंगा। उन सभी 5 आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी, ज़्यादा मामलों पर सुनवाई नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता 5 दिन के भीतर केंद्र के जवाब पर जवाब दाखिल कर सकते हैं। किसको करना है? पिटिशनर को। लेकिन केंद्र को कितना समय दिया गया है? केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय दिया गया है, यानी आज से 7 दिनों के भीतर केंद्र सरकार जो जो सवाल पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसमें अपना जवाब देगी। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कोर्ट का शुक्रिया, उन्होंने हमारी बात सुनी और उस पर अमल किया। हिंदू पक्ष की वकील, देखिए दोनों पक्ष खुश है। हिंदू पक्ष की वकील रीना ने कहा है कि अगर वैधानिकता के हिसाब से देखे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस
कानून को मंजूर कर लिया है। यह मंजूरी ही हुई एक तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर स्टे नहीं लगाया है, यानी इस कानून को पूरी तरह से नहीं रोका है। वकील रीना ने कहा कि अदालत ने उन्हीं संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है जो नोटिफाइड है, गैजेटेड है या फिर रजिस्टर्ड है। इसे उन्होंने हिंदू पक्ष की जीत बताया है। भाई उन प्रॉपर्टीज पर कोई आपत्ति नहीं है जिनके कागजात पूरे हैं। आपत्ति किस पर होगी, किन चीजों पर आपत्ति होगी? जो ऑलरेडी डिस्प्यूट के अंदर हैं और जिनके कागजात पूरे नहीं हैं। समय समय पर उनको चैलेंज किया जाता रहा है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलील पर सुनवाई कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि न्याय की कुर्सी पर बैठने के बाद, अच्छा, ये जो कल जो मामला हुआ था उसमें क्या हुआ था वो मैं आपको बताऊंगा। न्याय की कुर्सी के बाद हम अपना धर्म भूल जाते हैं, ये सीजीआई को क्यों कहना पड़ा। वक्फ बिल पर नहीं लगेगा स्टे, सरकार ने साफ किया अपना रुख, अब अगली सुनवाई पर टिका है सब कुछ। तो अगली सुनवाई कब है? 5 तारीख को है। और इस अगली सुनवाई में क्या कुछ होगा इसको तो हम अटकलों में नहीं लगा सकते, लेकिन एक एक पॉइंट से मैं शुरू करता हूं। ये 5 याचिकाओं में सीमित कर दिया गया है 100 याचिकाओं को। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। दरअसल जैसे ये कानून पास हुआ, इस कानून के पास होने के बाद एक होड़ लग गई। जितने बड़े मुस्लिम नेता हैं और जितने बड़े मुस्लिम संगठन हैं सब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कौन कौन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा? ऑल इंडिया AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी पहुंच गए। कांग्रेस के नेता मोहम्मद जावेद जो कि बिहार से आते हैं वो पहुंच गए। इसके अलावा जो कांग्रेस के दूसरे नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी वो पहुंच गए। इसके अलावा जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता है वो पहुंच गए। TMC की महुआ मोइत्रा है वो पहुंच गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहुंच गया। इसके अलावा जमीयत उलेमा हिंद ये पहुंच गई। और ऐसे जितने भी मुसलमान संगठन हैं ये पहुंच गए। इसमें ऐसे तमाम संगठन हैं जो मुसलमान के रहनुमा होने का दावा करते हैं और साथ ही ऐसे तमाम नेता हैं जो मुसलमानों की रहनुमाई का दम भरते हैं। अब सबको दिखाना था सुप्रीम कोर्ट के आगे एक कदम आगे जाकर। अब कपिल सिब्बल साहब ऐसे तमाम केसेस लड़ते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे वो CAA धारा 370 का मामला हो। ऐसे ही तमाम केसेस जो हैं अभिषेक मनु सिंघवी लड़ते रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट में, और अगर मैं बात करूं धवन साहब की, तो धवन साहब भी ऐसे तमाम केसेस लड़ते रहे हैं। तो इन तीनों वकीलों ने बड़ी मुखरता से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात कही है। और जब अपने क्लाइंट का पक्ष होना होता है तो मुखरता से बात करते हैं। लेकिन सबकी इच्छा ये थी कि उनका नाम भी इस पिटीशन के अंदर शामिल हो। इनफैक्ट एक पिटीशन तो ऐसी थी जिसमें अध्यक्ष के सिग्नेचर ही नहीं थे, लेकिन फिर भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल भी कर ली गई और मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से एक्सेप्ट भी कर ली गई। वो थी ओवैसी साहब की पार्टी की पिटीशन। ये तमाम नेता चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इस पूरे मामले पे सुनवाई हो तो वो खुद पिटिशनर रहें, ताकि आने वाले समय में वो अपने समर्थकों को बता सकें, वो अपने सपोर्टर्स को बता सकें, वो अपने वोट बैंक को बता सकें, वो मुसलमानों के एक बड़े चंग को बता सके कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मुद्दे पर लड़ाई हमने लड़ी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसे तमाम नेताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह पानी क्यों फेरा? सुप्रीम कोर्ट ने यह पानी इसलिए फेरा क्योंकि ये जितने तमाम नेता थे सब चाहते थे कि पिटीशन में इनका नाम हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है कि 100 से ज्यादा पिटीशंस है, इतनी सारी पिटीशंस को हम नहीं सुन सकते, तो इनको 5 के अंदर लिमिट कर दिया जाए। यानी जितने के जितने ये जो पूरी ड्राफ्टिंग हुई है पिटीशंस को, इनको मात्र 5 पिटीशंस के अंदर समेटा जाए। इसमें कोई पॉइंट छूटेगा? मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट छूटेगा। लेकिन ये जितने अनावश्यक नाम है ना जो इस कानून के साथ बनके इसके चैलेंज में आना चाहते थे, चाहे वो ओवैसी साहब हो, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे वो मोहम्मद जावेद हो, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, या दूसरे सेक्युलर नेता हो, या जमीयत उलेमा हिंद के अरशद मदनी हो, मौलाना महमूद मदनी हो, या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए लोग, ये तमाम लोग शायद अब पिटिशनर के तौर पर उस तरीके से नहीं रहे। एक बहुत दिलचस्प वाकया कोर्ट के अंदर हुआ था जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थी उनकी टिप्पणी भी बड़ी दिलचस्प थी, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहकर कि हम सिर्फ 5 पिटिशंस को चुनेंगे, इन तमाम दुकानदारों की दुकान पर एक तरह से थैंक यू वेरी मच का बोर्ड लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ये जता चुका है कि इतने तमाम लोगों की पिटीशंस को हम एक साथ नहीं सुनेंगे। यानी अब पिटीशंस का जीस्ट लिया जाएगा और जीस्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा। अब 5 की सुनवाई से पहले क्या क्या होना है? 5 की सुनवाई से वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डीड, ये दोनों
मुख्य पहलू हैं, जो दोनों मुख्य पहलू हैं, जो ऑब्जेक्शन के सबसे बड़े पॉइंट्स हैं, इन पर सरकार अपना लंबा जवाब देगा। कैसे कैसे इसका गलत और बेजा इस्तेमाल हुआ है, इसका जवाब भी केंद्र सरकार देने वाला है। आप जानिए, केंद्र सरकार ने वक्फ कानून को बनाने से पहले एक लंबा कंसल्टेशन किया है। पहले ये कानून बनाया गया, पहले इससे जुड़े हुए सभी जो संगठन है, जैसे आज दाऊदी वोहरा समाज है, दाऊदी वोहरा समाज ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इस बात की खुशी जताई है कि उन्होंने वक्फ कानून को पास किया और उससे दाऊदी वोहरा समाज को भी वक्फ संपत्तियों के एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़ा और बेहतर मौका मिलेगा। सरकार की कोशिश ये है कि वक्फ का जो बोर्ड बने वो समावेशी हो। इसमें हिंदू सदस्य या गैर मुस्लिम सदस्य के होने पर क्या बात कही जा रही है, इसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन मैं फिलहाल आपको ये बताना चाहता हूं कि 5 पिटीशंस में इन तमाम चीजों को लिमिट करने के बाद जितने नेता अपनी दुकान चमकाने के लिए इस काम को करने की बात कर रहे थे, उनके मंसूबों को जरूर एक बार झटका लगा होगा। तो मैं बता रहा था ना, एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ, जिस दिलचस्प वाकये को भारत के धार्मिक इतिहास में और भारत के जो न्यायिक इतिहास है उसके अंदर हमेशा याद रखा जाएगा। दरअसल हुआ क्या, जिस बात पर सबसे ज्यादा आपत्ति खड़ी की जा रही है वो ये है कि एक बोर्ड के अंदर, एक मुस्लिम बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम सदस्यों का क्या काम। दरअसल 20 से 22, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 2 गैर मुस्लिम होंगे वक्फ बोर्ड के अंदर और बाकी के सदस्य सभी मुस्लिम होंगे। यानी मेजॉरिटी कितनी होगी, किसकी होगी, मुस्लिम लोगों की होगी। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि वक्फ जो है ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ एक प्रावधान है, मुसलमानों से जुड़ा हुआ एक कानून है, तो इसके अंदर गैर मुस्लिम सदस्य क्यों होंगे। कल इस पॉइंट को बहुत स्ट्रेस किया गया, कहा गया ये हमारा जाति मामला है, ये हमारे व्यक्तिगत यानी हमारे पर्सनल लॉस के अंदर आता है। सरकार को मुसलमानों के पर्सनल लॉस के अंदर दखल देने का कोई काम नहीं है। आप इसके बारे में कैसे कानून बना सकते हैं। और ये बात बड़ी प्रमुखता से उन तमाम वकीलों के द्वारा, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो धवन साहब हो, इन तमाम नेताओं के द्वारा समय समय पर उठाई गई। मामला इतना ज्यादा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज को पूछना पड़ा, आप बताइए कि हिंदू बोर्ड के अंदर जब गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होता तो मुस्लिम बोर्ड के अंदर गैर हिंदू सदस्य नहीं होता तो मुस्लिम बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम सदस्य कैसे हो सकता है। इस पर जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उन्होंने बड़ा तीखा जवाब दिया और जवाब देने में कहा तो फिर तो ऐसा भी आ जाएगा कि 3 हिंदू जज मुसलमानों से जुड़े इस मामले को सुन रहे हैं। यह बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को थोड़ी तीखी लगी, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि ये तो ठीक उसी प्रकार का हो गया कि संसद हम पर कानून कैसे बना सकता है, संसद मुसलमानों के बारे में कोई कानून नहीं बना सकता, संसद मुसलमानों के पर्सनल लॉ के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और क्या हुआ था आपको याद है ना, शाहबानो प्रकरण में क्या हुआ था। शाहबानो प्रकरण में 700 रुपए का साल भर का भत्ता शाहबानो नाम की एक बुढ़िया महिला को दिया जाना था, एक वृद्ध महिला को दिया जाना था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा आदेश दे दिया था। लेकिन राजीव गांधी में मुस्लिम समाज के रहनुमाओं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद जैसे जमीयत जैसे संगठनों के कारण इस फैसले को पलट दिया था। और फैसले को पलटने के बाद ये कर दिया था कि शाहबानों को अब गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट उस पूरे मामले पर खामोश हो गया था, क्योंकि अंततः जो फाइनल सुप्रीम होता है वो संसद होती है। अब मुझे तो कभी कभी ये भी आश्चर्य लगता है कि हमारे कानून की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं। कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, कानून की संवैधानिकता को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम है। लेकिन उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट की इस बात को चाहे तो संसद पलट सकती है। लेकिन सरकार भी इस तरह के टकराव को टालने की कोशिश करती है। इस मामले में क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो लोग बार बार अपने पर्सनल लॉ, हमारे पर्सनल लॉ में संसद का क्या काम, मुसलमानों के पर्सनल लॉ में संसद का क्या काम, मुसलमानों के पर्सनल लॉ बोर्ड में कोर्ट का क्या काम, मुसलमानों के पर्सनल लॉ में जो है वो बीजेपी का क्या काम, इस तरह की जो बातें करते हैं उनसे अगर सुप्रीम कोर्ट उन बातों के आर्गुमेंट के जवाब में अगर तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछ लिया कि आप भी तो 3 हिंदू जज है जनाब, फिर तो आपको भी इनके बारे में फैसला देने का अधिकार नहीं है, तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थोड़ा
नाराज हुए, थोड़ा चिढ़ गए, अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं तो ज़्यादा ठीक है। मैं कोर्ट में हूं नहीं, सिर्फ आपको एक था नहीं, मैं सिर्फ उसका भावार्थ आपको बता रहा हूं। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम जब भी कि इस कुर्सी पर बैठते हैं, न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं, तो अपना धर्म नीचे उतार के रख के आते हैं। अब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर खुद आई तो वो अपना एक्सप्लेनेशन देने लगे, लेकिन उस एक्सप्लेनेशन के आगे मुसलमानों के पर्सनल लॉ बोर्ड पर क्या सवाल करना सरकार का काम नहीं है, इस पर तमाम चुप हो जाते हैं। मैं तो कई बार अपनी डिबेट्स के अंदर कहता हूं कि आपको शरिया कानून ही चाहिए ना, ठीक है, शरिया कानून ले लीजिए, आप अपने पर्सनल कानून के हिसाब से चलिए। तो फिर ऐसे में आपको उन अपराधों के लिए भी शरिया कानून को माना जाना चाहिए। आपने गलत नीति से किसी को देखा है, अगर आपने चोरी की है तो फिर भारत के अंदर भी आपके हाथ काट लिए जाने चाहिए। तब आप क्यों कहते हैं कि हमको कानून के हिसाब से सजा दी जाए? अगर आपने किसी के साथ रेप किया है तो उसका भी जो दंड है वो दंड बड़ा क्रूर है। सार्वजनिक तौर पर कोड़े मारे जाएं, इस तरह का कोई दंड शरिया कानून देता है तो वो दंड फिर भारत में भी होना चाहिए, वो फिर भारत में भी होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि रेप के लिए जो है इंडियन पिनल कोड या भारतीय न्याय संहिता या भारतीय दंड संहिता के हिसाब से काम हो, लेकिन जहां पर व्यक्तिगत कानून की बात आए तो कहें हम तो शरिया मानेंगे साहब। तो ये दोहरा मापदंड नहीं चल सकता। इसीलिए मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा ना, ये कानून रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में नहीं है, यानी पुरानी चीज़ों का बड़ा परिवर्तन नहीं किया जाएगा इस कानून के जरिए या इस कानून के आधार पर। लेकिन मैं एक बात और इसके अंदर जोड़ना चाहता हूं, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाली बात तो है ही है, साथ ही साथ ये भी बात है कि जो वक्फ बोर्ड है ये एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है, यानी वक्फ की बॉडी के प्रबंधन, नियंत्रण और उसके मैनेजमेंट का मामला है। ये रिलीजियस कैरेक्टर का बोर्ड नहीं है, ये धार्मिक या मजहबी कैरेक्टर का बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड ये नहीं डिसाइड करेगा कि कब कब नमाज पढ़नी चाहिए, वक्फ बोर्ड ये नहीं डिसाइड करेगा कि ईद का चांद इस दिन दिख गया है इसलिए ईद किस दिन मनाई जाए। वक्फ बोर्ड का ये काम नहीं है, उसका काम सिर्फ जमीन, जायदाद और उससे जुड़ी हुई संपत्ति का नियंत्रण करना है। ऐसे में इसमें अगर गैर मुस्लिम सदस्य हो भी जाते हैं तो इसमें बुराई क्या है? हाल ही के दिनों में मैंने एक ट्वीट किया था, यूएई के जो ग्लोबल इमाम काउंसिल के जो सदस्य हैं उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि वक्फ की संपत्तियां हैं वो सरकार की निगरानी में होना चाहिए। यहां तो सरकार की निगरानी में है ही नहीं संपत्तियां, और उसके बाद जो इंडिपेंडेंस देने के लिए जो नया कानून लाया जा रहा है ताकि उसे डिजिटाइज किया जा सके, सच्चर कमेटी ने भी यही किया था, वक्फ की संपत्तियों को डिजिटाइज किया जाए, मुसलमानों से जुड़ी संपत्ति है उनका डिजिटलकरण किया जाए, ताकि आने वाले समय में लंबे समय तक इस तरह के दस्तावेज सुरक्षित रह सके। अब तो कई सारे नेता तो साफ तौर बोलते हैं ना कि वक्फ बोर्ड कब्जा करने वाला बोर्ड है, ये जमीनों पर कब्जा करता है, और जमीनों पर कब्जा करने के बाद क्या होता है, एक रैकेट चलता है। एक जमीन की किराया अगर 10 लाख रुपए है तो 2 लाख रुपए पिछले दरवाजे से ले लिए जाते हैं और किराया भरा जाता है 100 रुपए या 1000 रुपए या 1500 रुपए या 2000 रुपए। ऐसा ही वक्फ की संपत्तियों में पूरे देश के अंदर चल रहा है। 2 लाख का एक गोडाउन जिसके लिए किराया दिया जाता है मात्र 2000, और 50 हजार उन लोगों के अंदर बच जाता है, और 50,000 जो किराया दे रहा है वो बचा लेता है। तो इस तरह की चीज़ें होती रही है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि 5 तारीख तक तो ये मामला टला, लेकिन 5 तारीख तक भी क्या आंदोलन होते रहेंगे? और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है, अभी दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में क्या ये आंदोलन आने वाले समय में चलते रहेंगे? इसका जवाब भी मैं दे रहा हूं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला तो आ गया, 5 तारीख को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले में एकाएक सुनवाई करके अंतिम फैसला नहीं आ जाता। कुछ स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट जरूर पास कर सकता है, जैसे दोनों पक्ष कह रहे हैं कि ये हमारे पक्ष में है, ये हमारे पक्ष में है। लेकिन जो आंदोलन की घोषणा की गई है उसका क्या होगा? पश्चिम बंगाल में आपने देखा आंदोलन के दौरान मुर्शिदाबाद में हिंसा होती है, एक बाप बेटे को मार दिया जाता है और एक मुस्लिम लड़का भी इसके अंदर मारा जाता है। उसके बाद ममता बनर्जी की चारों तरफ आलोचना हुई, लेकिन ममता बनर्जी फिर भी इमामों से शांति का दावा कर रही हैं। उनकी पार्टी के नेता यहां तक कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ के बंगाल के मुसलमानों ने दंगा किया नहीं है, बिहार के लोग आ गए, दंगा करके वापस चले गए, कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए, और उन्होंने यहां तक बीएसएफ को जिम्मेदार ठहरा दिया, बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। यहां तक ये बात हुई है। लेकिन आपको देख रहे हैं, आप छिटपुट प्रदर्शन देश भर के अंदर देख सकते हैं। आपको पता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने
तौफूक औकाफ नाम का एक पूरा का पूरा आंदोलन डिज़ाइन किया है। 7 मई तक ये पूरा आंदोलन चलेगा। इसमें रामलीला मैदान के अंदर भी एक कार्यक्रम होना है, इसमें इंडोर स्टेडियम तालकटोरा इंडोर स्टेडियम के अंदर भी एक प्रोग्राम होना है। तो क्या ये कार्यक्रम इसी तरह से बदस्तूर चलते रहेंगे? जी हाँ, ये कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहेंगे। क्या वक्फ के बारे में जो ये एक रूमर कैंपेन चलाया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन ली जाएंगी, आपकी ईदगाह छीन ली जाएंगी, आपके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, आपको दफनाया कहा जाएगा, क्या ये भी चलता रहेगा? जी हाँ, ये भी चलता रहेगा। तो इससे पार पाने का रास्ता क्या है? इससे पार पाने का कोई रास्ता नहीं है। ये मुझे यहाँ तक लगता है, आज की तारीख में मैं बात ठोक कर बजा कर कह सकता हूँ कि ये उसी तरह की भावनाएं हैं जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के तौर पर भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ उस समय तक प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में बढ़ाई गई। ये बहुत खतरनाक है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। अगर देश का एक पूरा का पूरा जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला मजहब है वो अगर देश के साथ नहीं चलेगा, देश में जो सुधार हो रहा है उन प्रावधानों के साथ नहीं चलेगा, हर प्रावधान पर हीला हवाली करेगा, हर प्रावधान के ऊपर इस तरह का आंदोलन करेगा और ये उग्र आंदोलन फिर दंगों का रूप ले लेगा, तो ये देश चल कैसा पाएगा? सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि ऐसे में पूरे देश की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस मामले में क्या करना चाहिए। वक्फ के समर्थन में कई सारे मुस्लिम संगठन हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और जमीयत उलेमा जैसे संगठन जो हैं, जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठन हैं, वही क्यों इस तरह की बातें करते हैं और वही क्यों आग में घी डालने का काम करते हैं और रही सही कसर असदुद्दीन ओवैसी पूरी कर देते हैं? तो ऐसे में समझना देश के लिए बेहद जरूरी है। उन लोगों को भी समझाना चाहिए जो आज तक वक्फ में, और इसमें ज़्यादातर मुसलमान हैं, 50,000 के आसपास मुसलमान हैं जो वक्फ की संपत्तियों के मनमानी तरीके से अपने कब्जे में कर लेने के कारण हताहत हैं, प्रभावित हैं और केसेस जो हैं वो उन्होंने ट्रिब्यूनल के अंदर कर रखे हैं। उनको भी इससे राहत मिलने का उम्मीद है। मुझे लगता है पूरे देश की कलेक्टिव कॉन्शियस को जागना होगा, पूरे देश की कलेक्टिव कॉन्शियस को समझना होगा कि वक्फ का कानून क्या है, आने वाले समय के लिए क्यों बेहतर है। अगर तीजे संपत्ति के और ज़मीन जायदाद के कागज डिजिटाइज होंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा, ये तमाम चीज़ें हमको समझनी चाहिए। और मुसलमान पक्ष में जो लोग इस कानून के समर्थन में हैं उनको भी सड़क पर निकल कर ये बताना होगा कि वक्फ कानून अंततः मुसलमानों का भला ही करेगा, मुसलमानों का समर्थन ही करेगा। गरीब, मजलूम और महिलाओं के समर्थन में ये वक्फ कानून है, इसको भी समझाने की बेहद ज़रूरत है। सरकार ने इसके संबंध में एक कार्यक्रम चलाया है। देखना ये दिलचस्प होगा कि सरकार अपने इस आउटरीच कार्यक्रम के साथ कितनी दूर तक पहुंचती है और इसके काउंटर में ये जो तमाम रेडिकल मुस्लिम संगठन, मैं इन्हें रेडिकल कहूँगा क्योंकि ये देश के साथ चलने की कभी बात नहीं करते, देश के खिलाफ चलने की बात करते हैं। तो ऐसे लोग आने वाले समय में अपने इस एजिटेशन को किस तरीके से बढ़ाते हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन इतना मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती हो, मेरा विश्लेषण अच्छा लगता हो तो आप जो है इस पर अच्छे से विचार कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मुझे, आप इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, अपने साथियों को भेजिए और अधिक से अधिक संख्या में मेरे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़िए भी।